सभी को नमस्कार। आप सभी जो है ये 18 से 35 आयु की युवतियां हैं। संघर्ष सृष्टि जो एक विचारधारा लेके हम खड़े हैं, इसकी आज देखे जाए तो सबसे अ, एक चैलेंजिंग एज और आयु समाज घटक अगर कोई है तो इस आयु की युवतियां हैं, जिसमें अपना संपर्क संगठन का सबसे कम है। और इसलिए इन सभी के सामने इस विषय की प्रस्तुति करना मुझे लगता है आज के एक वातावरण में, परिस्थिति में सबसे अधिक प्रासंगिक, रिलेवेंट भी है। कोई भी विषय समझना है, कुछ लिखित डॉक्यूमेंट वगैरह समझना है तो तीन प्रकार उसके आते हैं। एक इसका शब्दार्थ समझना पड़ता है। शब्दार्थ का अर्थ है शब्द का जो सीधा सीधा अर्थ है वो शब्दार्थ है, डिक्शनरी मीनिंग। लेकिन शब्दार्थ पर्याप्त नहीं होता, तो और गहरा उतरना पड़ता है। तो भावार्थ है या पंक्ति है, इसके पीछे जो भाव छिपा है वो समझना पड़ता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन। लेकिन ठीक से अगर वो विषय वस्तु समझनी है तो केवल भावार्थ समझकर भी पर्याप्त नहीं है, तो और गहरा उतरना पड़ता है, मतितार्थ समझना पड़ता है। तो संपूर्ण विषय का पूर्ण मंथन करना पड़ता है, उसके बाद में जो निष्कर्ष, निचोड़ जो निकलता है वो है मतितार्थ। इसलिए इस प्रकार के कोई भी सामाजिक घटना जब होती है तो केवल ऊपरी ऊपरी निरीक्षण न करते हुए, उसका केवल शब्दार्थ न देखते हुए, उसका भावार्थ और उसका मतितार्थ जब ध्यान में आएगा, तब उस घटना का संपूर्ण विश्लेषण हम करने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के संदर्भ में कुछ बातें मैं प्रस्तुत करता हूँ आप सभी के सामने। एक तो ये आंदोलन अभी लेटेस्ट हिस्ट्री में एक बड़ा आंदोलन, यशस्वी आंदोलन, जो जो लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया कि जो मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेसिग्नेशन, ये उन्होंने जो चाहा था वो प्राप्त किया, सरकार को झुकना पड़ा उनके सामने। तो एक यशस्वी आंदोलन हम बोल सकते हैं। एक बड़ी मात्रा में युवकों का आंदोलन, ये भी एक विशेषता रही। अलग अलग पद्धति से उन्होंने इंगेज किया युवकों को। तो पहले आंदोलन को समझना है तो उसकी एक क्रोनोलॉजी है, क्रम है घटनाओं का, वो समझना आवश्यक है। तो उसमें पहली घटना आती है 3 मई 2026, जब नीट की परीक्षा दी, लेकिन छात्रों ने दी, लेकिन तुरंत उसके बाद पेपर लीक और रिजल्ट में बड़ी धांधली वगैरह वगैरह ये सामने आया, तो छात्रों में बड़ा गुस्सा था इसका। 15 मई को एक दूसरी घटना घटी। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दरमियान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उन्होंने जो एक कमेंट की, और वो कॉकरोच और पैरासाइट इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर उन्होंने बाद में माफी भी मांगी, लेकिन ये इस प्रकार की कमेंट उन्होंने 15 मई को की। 16 मई को इसको व्यंग्यात्मक रूप से, सटायर रूप में लेते हुए एक डिजिटल, एक जो रणनीतिकार जिनको बोला जा सकता है, अभिजीत दिपके, ये मूलतः महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से है, लेकिन अभी अमेरिका में पढ़ते हैं। तो इन्होंने इसको एक टूल, एक हथियार बनाया और सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी नाम से एक व्यंग्यात्मक मंच की घोषणा। और हम देखते हैं कि पूरे एक सप्ताह भर में एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग उनका मिला मिला और लगभग एक 2 करोड़ तक इनका फॉलोइंग की एक संख्या गई। 6 जून को अभिजीत दिपके प्रत्यक्ष बोस्टन यूनिवर्सिटी से भारत में आए और भारत में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इसका प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करेंगे। शासन ने उनको परमिशन दी और 6 जून को उनका आंदोलन हुआ।
हालांकि 6 जून को जो आंदोलन दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पे ही हुआ, लेकिन उसको बहुत कम प्रतिसाद मिला। फिर 7 से लेके 19 जून तक अभिजीत दीपके भारत के अलग अलग शहरों में जाके आंदोलन उन्होंने किया। और दुर्भाग्य से, उनके दुर्भाग्य से, ये उसको भी बहुत कम प्रतिसाद इस आंदोलन को मिला। बहुत कम मात्रा में छात्र इस आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। हालांकि दोनों एकदम कॉन्ट्रास्ट है। सोशल मीडिया फॉलोइंग उनका जबरदस्त था, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पे जो छात्राओं को आकर्षित करने में वो इन सभी आंदोलनों में नाकाम है। बाद में 20 जून को वो दिल्ली आए और तब से दिल्ली में ही एक जगह स्थिर रह के जंतर मंतर पर एक दीर्घकालीन आंदोलन करना, ये उन्होंने तय किया। 28 जून को हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक जुड़े और प्रत्यक्ष योगेंद्र यादव 1 जुलाई को इस प्लेटफॉर्म पे आए। वैसे जुड़े वो पहले से ही, लेकिन प्रत्यक्ष आना उनका इस प्लेटफॉर्म पे 1 जुलाई को हुआ। 20 जुलाई को एक संसद मार्च और जो हिंसा हुई, लाठीचार्ज हुआ वगैरह वगैरह, और फिर 21-22 ये आंदोलन चलता रहा इसी प्रकार, और 23 तारीख को फिर शासन को झुकना पड़ा, मंत्री का रेसिग्नेशन वगैरह आए। अब ये देखेंगे कि 6 तारीख को, जब 6 जून को अभिजीत दीपके आए और दिल्ली में आंदोलन किया, 7 से 19 तक अलग अलग शहरों में भारत के आंदोलन किया, तब उनका प्रतिशत बहुत कम था। बाद में 20 तारीख को, 20 जून को जंतर मंतर आए। पहले कुछ दिन वो भी प्रतिशत कम रहा और धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। तो एक मन में प्रश्न है, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पहले तो फील्ड पे ट्रैक्शन बहुत कम था आंदोलन का, लेकिन बाद में बहुत बड़ी मात्रा में ये ट्रैक्शन बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। इसके पीछे थोड़ा खोज करते हैं तो ये ये कालावधि 6 जून से लेके 20-21 जून तक ये कालावधि था। इसमें कुछ परिवर्तन हुए, कुछ लोग जुड़े इस आंदोलन से। वो कौन जुड़े? तो हम अलग अलग संगठन देखते हैं। तो मैं, बहुत बड़ी सूची है, हालांकि मैं थोड़े थोड़े एक एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसे बताता हूँ। एक पहला पार्ट जुड़ा जुड़ा स्वाभाविक विद्यार्थी संगठन, क्योंकि विद्यार्थी आंदोलन था तो विद्यार्थी संगठन अलग अलग जुड़े। सबसे प्रमुख जो संगठन था, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, AISI करके। दूसरा था SFI, केरल स्टूडेंट्स यूनियन था। छात्र युवा संघर्ष समिति, आप आम आदमी पार्टी का ये संगठन है, वो जुड़ा। JNU का छात्र संघ जुड़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ जुड़ा। ऐसे अलग अलग विद्यार्थी, उसकी एक बड़ी सूची। कुछ अनुसूचित जाति के दलित संगठन जिनको बोलते हैं हम आज भाषा में, तो वो जुड़े। तो भीम आर्मी जुड़ी, आजाद समाज पार्टी जुड़ी, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ये जुड़े, अम्बेडकरवादी लीगल फोरम्स अलग अलग प्रकार के वो जुड़े। कुछ हम देखते हैं मानवाधिकार संगठन जुड़े। ये तीस्ता सेटलवाड़ का सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, इसका भी शॉर्ट फॉर्म CJP ही है, तो वो जुड़ा। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, PUCL, बहुत प्रसिद्ध एक संगठन है, वो जुड़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जुड़ा। कुछ जनजाति संगठन जुड़े। बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन, बापसा जिसको बोलते हैं, वो जुड़ा। आदिवासी छात्र संगठन जुड़ा। झारखंड छत्तीसगढ़ से बड़ी मात्रा में विद्यार्थी जुड़े। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ट्राइबल स्टूडेंट फोरम जुड़े। महिला संगठन बड़ी मात्रा में जुड़े। पिंजड़ा तोड़, एक कुछ वर्ष पूर्व, एक 5-6 वर्ष पूर्व, एक 50 की यूनिवर्सिटी में पिंजड़ा तोड़ आंदोलन हुआ। उसके ऊपर काफी कलेक्टिव करके एक फोरम बनाया, वो जुड़ा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, ये जुड़ा। वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रिप्रेशन, ये जुड़ा।
ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन ये जुड़ा। ऐसे अलग अलग संगठन है, बड़ी सी। कुछ मुस्लिम संगठन जुड़े, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं वो, जामिया मिलिया इस्लामिया का संगठन जुड़ा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संगठन जुड़ा, SIO करके स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा प्रसिद्ध एक संगठन है जो एसोसिएटेड था अनेक आतंकवादी संगठनों से भी एसोसिएटेड रहा। ऐसा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वो भी जुड़ा। कुछ ईसाई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम जुड़ा, ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन जुड़ा, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया NCCI करके वो जुड़ा। कुछ लीगल ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क जुड़ा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जुड़ा। ऐसे अलग अलग ये जुड़े। पर्यावरण विषयक ट्रिपल F जो जिसको बोलते हैं, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया, वो जुड़ा। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल मूवमेंट, मेधा पाटकर का संगठन है, वो जुड़ा। यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया जुड़ा। कुछ विदेशी संस्था संगठन जुड़े, जैसे बड़ा क्लेम अभी अभी हाल ही में आया, जमाते इस्लामी बांग्लादेश के एक प्रवक्ता ने क्लेम किया कि यह आंदोलन में बड़ा हिस्सा हमारा भी है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जुड़ा, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स जुड़ा, ह्यूमन राइट वॉच जुड़ा। ऐसे अलग अलग संगठन। पत्रकारिता के विषय में अलग अलग एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जुड़ा, द वायर, स्क्रॉल ये जुड़े, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये जुड़ा। कुछ मजदूर संगठन, ऑल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन काउंसिल, किसान मजदूर मोर्चा, गिग वर्कर्स फोरम ये जुड़े। किसान संगठन जुड़े, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन वगैरह। तो ऐसे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी जुड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जुड़ी, समाजवादी पार्टी जुड़ी, आम आदमी पार्टी जुड़ी, वामपंथी दल जुड़े, चंद्रशेखर आजाद जुड़ा, शरद पवार आके गए, ममता दीदी जुड़ी, शिवसेना UBT जुड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जुड़ा, राष्ट्रीय जनता दल जुड़ा। ऐसे तो ये एक केवल एक विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट नहीं रहा, तो एक बड़ा उसका डायमेंशन मिल गया। अब स्वाभाविक प्रश्न आता है कि ये किया किसने, ये करने की क्षमता किसने है। ये ढूंढेंगे तो इसके कनेक्टिंग द डॉट्स जो नाम दिया है, वो डॉट्स हम कनेक्ट कर सकेंगे कि ये क्षमता क्या है, ये देखेंगे। ये अगर किसने किया ये देखना है तो इसकी मेथोडोलॉजी भी देखनी पड़ेगी। बहुत एक आधुनिक, रचनात्मक, अनोखी ऐसी इसकी आंदोलन की मेथोडोलॉजी है। पारंपरिक विरोध आंदोलन प्रदर्शन जितने होते हैं उसके बिल्कुल हटकर एकदम व्यंग्यात्मक सटायर और मीम्स के द्वारा, तो एक मीम वॉरफेयर बोलते हैं, सटायर वॉरफेयर बोलते हैं, ये यहाँ पे चलाया गया। एक हाइब्रिड मॉडल था, डिजिटल भी चलाया, ऑन ग्राउंड भी ट्रैक्शन रहा इसका। एक कल्चरल प्रोटेस्ट रहा, मतलब प्रोटेस्ट के स्थान पर केवल भाषण नहीं हुए, तो वहां पे नुक्कड़ नाटक होते थे, प्रोटेस्ट म्यूजिक संगीत होते थे, शायरी होती थी, एक पोस्टर मेकिंग की कंपटीशन वगैरह लिए गए। ऐसे अलग अलग एक सांस्कृतिक माहौल, मेले जैसा एक तो माहौल वहां पे बनाया, जिसके कारण एक ट्रैक्शन बहुत अच्छी मात्रा में उनको। एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी थी निश्चित। तो मीम्स को मुख्य धारा की भाषा बनाया, मीम वॉरफेयर। अपमान हुआ, कॉकरोच बोला तो इसको ब्रांडिंग किया उन्होंने, रिक्लेमिंग द लेबल बोलते हैं जिसको। तो उस पद्धति से ये मैं भी कॉकरोच ये आंदोलन वो चला। और उन्होंने टैगलाइन जो दी थी वो वैसे युवाओं की भाषा में बिल्कुल कूल दिखने वाली कि सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी, तो वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, ऐसे एक टैगलाइन उन्होंने दी। और जिसके कारण एक सरकार ने दबाने का जब प्रयास किया तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट इफेक्ट। तो उस पद्धति से बाउंस बैक होके उसको भी एक युवाओं का आक्रोश बनाया और आंदोलन गतिमान हुआ।
युवाओं को अलग अलग पद्धति से डिजिटली एंगेज करने की पद्धत, बहुत अनोखी ऐसी पद्धत उन्होंने अपनाई। अलग अलग प्रकार के सारे कालावधि में डिजिटल कैंपेन चलाए गए। एक कैंपेन था मैं भी कॉकरोच, तो हैशटैग चलाया, बहुत बड़ी मात्रा में उसका फॉलोइंग मिला। एक द ग्रेट रेसिग्नेशन पिटीशन करके, इस्तीफा दो, ऐसे आंदोलन उन्होंने चलाया और लगभग 8 लाख डिजिटल हस्ताक्षर उन्होंने संकलन किए। पेपर लीक मुक्त भारत का डिजिटल मैनिफेस्टो, तो सभी के सजेशन, कमियां क्या क्या है वगैरह वगैरह, इसके बारे में भी एक ड्राइव और डिजिटल मैनिफेस्टो उन्होंने, एक 5 पॉइंट मैनिफेस्टो वो भी डिक्लेयर किया। एक ट्विटर स्ट्रॉन्ग नाम से वर्चुअल सत्याग्रह उन्होंने किया, तो उसके माध्यम से जो नहीं आ सके तो उनको भी जोड़ने में यशस्वी रहा और बड़े लंबे समय तक हैशटैग में एक भारत में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहा। रिसिप्ट कैंपेन, जो जो नीट एग्जाम में धांधली हुई उसके संदर्भ में रिसिप्ट है या जो भी डॉक्यूमेंट है, डिजिटल कॉपी है, उत्तर पुस्तिका, जो भी संदिग्ध आपको दिखाई देता है उसका संकलन करना, क्राउड सोर्सिंग करना, ऐसे एक अलग प्रकार से उन्होंने ये आंदोलन चलाया। एक वहां पे प्रत्यक्ष डिजिटल नहीं, फील्ड पे भी कुछ अभिनव प्रयोग, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। जब संसद में चर्चा नहीं हो रही थी तो मॉक पार्लियामेंट ऑन द स्ट्रीट वो चलाया, जिसमें काफी लोग सहभागी हुए। एक एक ब्लैक बॉक्स करके, डिजिटल ब्लैक बॉक्स, विसल ब्लोअर पोर्टल करके उन्होंने बनाया कि सारा जो डेटा जो जो आंदोलनकारी डालते थे वो सुरक्षित रहे और एनोनिमस रहे, गुप्त रहे, नाम पहचान भी गुप्त रहे। इसके लिए ये सारा किया गया। एक गिटार नुक्कड़, ऐसे सत्याग्रह, एक आर्ट एज ए रेजिस्टेंस, इस पद्धति से उन्होंने किया। एक क्यूआर कोड टी शर्ट का एक अभियान चलाया, जो लाठी चार्ज कर रहे थे पुलिस, तो क्यूआर कोड की टी शर्ट पहन के ये युवा युवतियां, ये ओपन एयर लाइब्रेरी चलाई कि हम बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। जब 20 तारीख को लाठी चार्ज हुआ, 21 तारीख को वॉल ऑफ शेम करके एक सारे वीडियो क्यूआर कोड पोस्टर बना के वॉल पे चिपकाए, एक वॉल पे चिपकाए, और आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो लाठी चार्ज की वीडियोज आप देख सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के सत्याग्रह, उसके इनोवेटिव मॉडल ये हम देखने को मिलते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की और एक थोड़ा हमको भी थोड़ा अलग लगा ऐसे, ये अधिकांश जो इसमें डिजिटल नहीं, लेकिन अधिकांश जो मेथड है वो एक पुस्तक में, इसके पहले पुरानी पुस्तक है हालांकि, वो 1973 की पुस्तक है। लेखक का नाम है जेन शार्प और पुस्तक का नाम है 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। उस पुस्तक में इसमें से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट और उसके करने की पद्धत, बहुत डिटेल रूप से इसका वर्णन किया है, ये भी दिखाई देता है। एक संजोग कहे, ये पुस्तक का अधिकतर उपयोग वामपंथियों ने किया। इस आंदोलन में कुछ अलग प्रकार के, मतलब मंत्री का इस्तीफा मांगना, इससे भी अलग प्रकार के कुछ गुट सम्मिलित हुए, तो अलग प्रकार के कुछ प्रसंग भी वहां पे हुए। जैसे प्रेमानंद महाराज के बारे में बहुत ही डिरोगेटरी एक शब्दों का उपयोग किया गया। एक जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको बोलते हैं, से सारे अरुंधति रॉय, स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, ऐसे चेहरे वहां पे आए। कश्मीर के बारे में, 370 कलम के बारे में, बस्तर के बारे में ऐसे घोषणाएं वहां पे दी गई। हालांकि इसका और नीट का कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी आने वाला ग्रुप ये वैचारिक दृष्टि से इस इश्यू से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के घोषणाएं वहां पे दी। जिस पद्धति की भाषा का उपयोग लड़कों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा भी की गई, बहुत ही अभद्र भाषा ये थी।
पंत प्रधान के बारे में या भारत माता के बारे में जिस पद्धति की शब्दावली उपयोग की गई, तो वो वहां पे हमारे परिचित एक कुछ पुलिस अधिकारी व्यवस्था में थे, तो वो तो बोल रहे थे कि भाई साहब, लड़कियां जिस पद्धति का वेश पहन के आ रही है और जिस पद्धति की भाषा का उपयोग कर रही है, शर्म तो हमको आ रही है। तो ये एक अलग पद्धति का एक आंदोलन का एक स्वरूप ये देखने को मिला। ये जो आंदोलन में जो स्टेज था, वो पूरी तरह से देखा गया कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, एआईएसए, इसने कंट्रोल किया गया, ऐसा ये स्टेज था। तो स्टेज पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से ऐसा के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। स्वाभाविक ऐसा वामपंथी संगठन है। जिस पद्धति के पॉलिटिकल लीडर आए, तो स्वाभाविक ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना होते हुए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट धीरे धीरे बन गए। अब ये विचार आता है कि ये सारे फोर्सेस, इनका समन्वय करने की शक्ति, क्षमता और इनकी एक कैपेसिटी, ये किस में है? तो स्वाभाविक एक ही उत्तर आता है, इस देश में जो वामपंथी है उनकी ये क्षमता है। और ये वामपंथियों ने इसके पहले भी करके दिखाया है, आज ही किया ऐसा नहीं है, पहले भी करके दिखाया है। हम देखते हैं जब एनटीसीए प्रोटेस्ट हुए, तो सारे मुस्लिम संगठन थे, उनके साथ समन्वय कर पहली बार मुसलमानों के प्रोटेस्ट एकदम नॉन वायलेंट रीति से, गीत गाते हुए, हाथ में प्ले कार्ड लेते हुए, युवतियां महिलाएं सामने है, ऐसे इस प्रकार के आंदोलन पहली बार हुए। ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एंड लेफ्ट, इस प्रकार का, क्योंकि ये लेफ्ट की शैली जो है आंदोलन की, ये उनको सिखाई गई। इसी प्रकार से हम एक किसान आंदोलन में एक लंबे समय तक, एक वर्ष भर तक ये आंदोलन चला, तो ये सारा आंदोलन जिसने चलाया वामपंथ ही था। नोएडा में अभी अभी हुआ मजदूरों का एक हिंसक आंदोलन, ये भी चलाने वाले वामपंथी थे। तो ये सारे अलग अलग दिखने वाले जो फोर्सेस है, इनको एकत्रित करना, इश्यू बेस्ड एक समन्वय इनका करना, एक नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क जिसको बोलते हैं, तो वो खड़ा करना, ये क्षमता और ये मेथडोलॉजी, कार्य पद्धति अगर किनकी है तो वामपंथियों की है। ये और ज्यादा हाईलाइट होता है जब हम इसके पीछे जो आ, एक प्रमुख चेहरा, हालांकि सामने नहीं आते हैं, वो पीछे रहते हैं, लेकिन उनका नाम है योगेंद्र यादव। उनका एक स्टेटमेंट सुनते हैं, काफी एक अध्ययन करना चाहिए इस स्टेटमेंट का हमको। वो स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी का फ्यूचर अब इसके आगे संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा, इलेक्शन से तय नहीं होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। अब ये बिल्कुल अलग पद्धति का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ठीक से समझना चाहिए। योगेंद्र यादव कुछ आवेश में आके विधान करने वाले ऐसे नहीं, बहुत स्ट्रैटेजिक व्यक्ति है। इस देश में अलग अलग आंदोलन आज जो चल रहे हैं, उसके पीछे एक जो थॉट प्रोसेस चल रही है, तो वो एक उस पद्धति के थॉट लीडर, उनका ये स्टेटमेंट क्या है, ये अगर पढ़ते हैं, ठीक से उसका अध्ययन करते हैं, तो थोड़ा हमको पीछे जाना पड़ेगा ये विधान समझने के लिए। पीछे जाना पड़ेगा 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949 में, जब इस भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया। उस समय जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसका लास्ट सेशन था, उसमें लास्ट एक स्पीच बाबा साहब अम्बेडकर का हुआ। उसमें उन्होंने जिस स्पीच को बोला जाता है थ्री वार्निंग स्पीच, तीन उन्होंने एक चेतावनियां दी। उसमें एक पहली चेतावनी दी, उसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किया, ग्रामर ऑफ अनार्की। ये बिल्कुल शब्द प्रयोग है योगेंद्र यादव के, ये ग्रामर ऑफ अनार्की व्यक्त करने वाले हैं। बाबा साहब इसके बारे में बोलते हैं कि जब हम परतंत्र स्थिति में थे, तब स्वाभाविक सविनय कायदे भंग या हिंसक आंदोलन या क्रांति कार्य करना ये जस्टिफाइड था।
क्योंकि हमारी आवाज सुनने के लिए कोई मार्ग नहीं था। लेकिन अब हम संविधान स्वीकार कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अपने पास है अपने विचार रखने के लिए। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मार्ग हमारे पास खुले हैं, उस समय घटना बाह्य मार्गों का समर्थन करना या इस प्रकार के असहकार या कायदे भंग करने वाले आंदोलन, हिंसक आंदोलन करना, इट इज नथिंग बट ग्रामर ऑफ अनार्की, इस प्रकार का वो शब्द प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द प्रयोग हमको वामपंथ समझना है तो समझना पड़ेगा, वो है अल्टरनेट पॉलिटिक्स। ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स क्या है? तो अल्टरनेट पॉलिटिक्स वो बोलते हैं कि जब कम्युनिस्ट टर्मिनोलॉजी है, कम्युनिस्ट बोलते हैं जब व्यवस्थाओं का पर्याय ढूंढना, तो मतलब व्यवस्थाओं का पर्याय में सरकार केवल बदलना नहीं, तो इस पद्धति की संसदीय लोकशाही व्यवस्था उध्वस्त कर साम्यवादी व्यवस्थाएं लेके आना। इसमें न्याय व्यवस्था, पुलिस, संसद, ये सारी शासन प्रशासन की सारी अपनी व्यवस्थाएं हैं, ये पूरी तरह से सभी व्यवस्थाओं को चैलेंज करना, ये है उनका अल्टरनेट पॉलिटिक्स। दूसरा अल्टरनेट पॉलिटिक्स अचीव करना है तो उनका एक मेथोडोलॉजी है जिसका इस आंदोलन में उन्होंने उपयोग किया। उस मेथोडोलॉजी का नाम है सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू डेमोक्रेटिक मीन। और ये थियरी बहुत पुरानी है। एंटोनियो ग्रामस्की नाम का इटालियन एक कम्युनिस्ट विचारवंत था, इसने ये रखा है। और इसने दिया कि लोक जनतंत्र में ये स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग कर ये जनतंत्र खत्म करना। तो इसके कुछ मार्ग उन्होंने बताए, एक 4 स्टेप है। एक स्टेप है इन्फिल्ट्रेशन एंड टैक्टिकल पार्टिसिपेशन। तो ये संस्थाओं में, इन सारी व्यवस्थाओं में पार्टिसिपेट करना, तो संसद में पार्टिसिपेट करेंगे, न्याय व्यवस्था में तो वकीलों के संगठन बनाएंगे, मानवाधिकार संगठन बनाएंगे, अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, इसमें इंफिल्ट्रेशन करेंगे। फिर सबवर्जन ऑफ इंस्टीट्यूशन करेंगे। तो ये सारी शिक्षा व्यवस्था, मानचरण, नौकरशाही, ये सारी व्यवस्था है, इस पर जनता का विश्वास खत्म हो जाए, इस पद्धति का वातावरण निर्माण करने के लिए उनको चैलेंज करते रहना। तो अभी हम देखते हैं कि जो इलेक्शन के समय ईवीएम है उसको चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन को उसको चैलेंज करेंगे, अलग अलग पद्धति सारी व्यवस्थाओं को चैलेंज करते जाए। तीसरा है, उन्होंने बोला है वॉर ऑफ पोजिशन, यानी वॉर ऑफ नैरेटिव। तो ये हेजिमनी की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, और हेजिमनी स्थापित करना है तो लोगों के मन पर नियंत्रण करना है। तो कल्चर है, फिल्म है, साहित्य है, यूनिवर्सिटीज है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, सभी के माध्यम से ये जो व्यवस्था है उसके बारे में जो विचार प्रचार प्रसारित करने हैं, उस पर नियंत्रण प्राप्त करना। और फोर्थ वन है प्रत्यक्ष रास्ते पर की लड़ाई। जंगल का एक मार्ग था लेकिन जंगल का मार्ग यशस्वी नहीं हुआ, तो अब रास्ते पर की लड़ाई। और रास्ते पर जब लड़ाई लड़ते हैं तब उनको मालूम है कि केवल वामपंथ लड़ेगा तो ताकत पर्याप्त नहीं। तो इसलिए ये नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क, ये उनकी मेथोडोलॉजी। तो उनकी भाषा में जो भी एक इशू लेके लोगों को एक ट्रिगर करना और लोगों को आकर्षित करना, सहभागी सारी संस्थाओं को जोड़ते रहना और जोड़ते जोड़ते एक बड़ा फोरम बनाना, वो बाकी सबके सभी लोगों को बोलते हैं यूजफुल इडियट्स उनकी परिभाषा में। तो ये सारी जुड़ी हुई अन्य अन्य संस्थाएं हैं, उनके प्रति जो उनका अप्रोच है वो यूजफुल इडियट्स इस दृष्टि से। अब इस आंदोलन को देखते हैं तो उन्होंने अचीव क्या किया। ये वामपंथी ने बहुत क्लेवरली इस आंदोलन को खेला है, और इसमें से उनको प्राप्त क्या हुआ। तो एक तो मास मोबिलाइजेशन फ्रॉम बॉटम टू अप,
टॉप, इस प्रकार की एक कार्य पद्धति उन्होंने गत कुछ वर्षों से वो विकसित कर रहे हैं। उसमें बहुत अधिक मात्रा में एक्सपर्टाइज उन्होंने प्राप्त की। यूज ऑफ सोशल मीडिया, इसमें बहुत सुंदर पद्धति से मास्टरी प्राप्त की। इंस्टा का बहुत अच्छा उपयोग उन्होंने किया और युवाओं को आकर्षित करने के अलग अलग इनोवेटिव मार्ग अपनाए, ये भी उन्होंने प्राप्त किया। एक्सपांडिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा की जो परिभाषा है उसका विस्तार उन्होंने किया। अब एक नए सर्वहारा उसमें जुड़ गए हैं, वो है डिजिटल सर्वहारा। न्यू प्रोलेटेरिएट हैज बीन एडेड नाउ। तो इस पद्धति से, और दूसरा काउंटर कल्चर, इस प्रकार के कल्चरल हेजीमनी, ये कल्चर की संस्कृति को चैलेंज करना, हम जिस पद्धति की भाषाओं का युवाओं ने उपयोग करना, कोई भी सुसंस्कृत व्यक्ति हो उसको सदमा पहुंचा इस प्रकार की भाषा युवकों के द्वारा और युवतियों के द्वारा भी उपयोग की। तो सांस्कृतिक वर्चस्व जो था, उसको उन्होंने चैलेंज किया बहुत यशस्वी रीति से। एक प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स, ये भी उन्होंने अचीव किया। तो सरकार भी झुक सकती है, झुकाने की एक पद्धत अलग पद्धति से, और वो भी संसद के बाहर से, इस प्रकार से ये उन्होंने की। और बहुत अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने अचीव किया, वो है इंटरसेक्शनल सॉलिडारिटी, मुद्दों का राजनीतिकरण और सभी विरोधी ताकतों की एकजुटता, ये उन्होंने अचीव की। तो ऐसे बहुत बड़ी अच्छी मात्रा में, सफल मात्रा में यह आंदोलन यशस्वी उन्होंने कर दिखाया। अब हमको किस पद्धति से इस आंदोलन की ओर देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में विचार करते हैं। तो अभी का जो, मैं एक 3-4 कॉलेजेस में जाकर आया, लगभग एक 100-150 युवा युवतियों से संपर्क किया, और वो अपने संघ विविध संगठन के नहीं, तो बाहर के समाज के ऐसे युवा युवतियां। एक है कि आनंद भी है, लेकिन एक दुख भी है कि जिस पद्धति के एलिमेंट्स इसमें सम्मिलित हुए इस आंदोलन में, तो आज का युवा या युवती इससे पूरी तरह से डिसएग्री है। कश्मीर का इशू है, इसके बारे में, बस्तर के इशू के बारे में, दे आर नॉट एट ऑल अलाइन विद दिस इशू, ये बिल्कुल दूसरा मत है युवा युवतियों का। लेकिन उस समय बोलने की स्थिति में कोई नहीं था। लेकिन आज जब आंदोलन खत्म हुआ है, तब विचार करते हुए बहुत लोगों को लगा कि नहीं, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ सभी प्रकार। जिस पद्धति से 100 से भी अधिक जो पुलिस और प्रशासन के व्यक्ति, अधिकारी, अर्धसैनिक बल के सैनिक वो घायल हुए, उन पर जो जिस पद्धति से पथराव हुआ, जिस पद्धति से अटैक हुआ, तो इससे भी युवा सहमत नहीं। तो जो असहमति के बिंदु है, उनको लेके हमको एक व्यापक संपर्क युवाओं में करने की आवश्यकता है। संपर्क करते समय ये जानना चाहिए कि इशू जो है उसको कभी चैलेंज नहीं करना। इशू में दम था, इशू सत्य था, इसके बारे में काफी सारे लोगों के कहने हैं। तो इसके संदर्भ में इशू जो है वो जेन्युइन है, लेकिन इस आंदोलन में सहभागी तत्व जो है उसके बारे में लोगों को अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। जिस पद्धति से इस आंदोलन को हाईजैक किया गया, वो किस पद्धति से किया गया, उसकी मेथोडोलॉजी, उनकी सपोर्ट सिस्टम, ये आंदोलन की क्रोनोलॉजी, ये सब उनको ठीक से समझाने की आवश्यकता रही, और बड़ी मात्रा में थोड़ा असर्टिवली युवकों के साथ, युवतियों के साथ एंगेज होने की आवश्यकता है, संवाद करने की आवश्यकता है। कुछ इश्यूज हो भी सकते हैं, कुछ इश्यूज के बारे में उनको ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि भाई पंजाब में भी पेपर लीक होता है, फिर ये लोग पंजाब के पेपर लीक के बारे में क्यों नहीं बोलते, सिलेक्टिव क्यों। तो थोड़े क्वेश्चन अगर रेज करते हैं
इसके ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तो युवा युवतियां सोचने लगेगी, तो उनको धीरे धीरे इस आंदोलन किस पद्धति से हाईजैक किया गया, किस पद्धति के आ, एक फैक्टर्स इसमें सक्रिय हुए, वो उनकी समझ में आएगा। ये भी हमको करना पड़ेगा। इंस्टा पे हमको विशेष ध्यान देने की आगामी कालावधि में आवश्यकता है। एक हमारे नैरेटिव की वैचारिक विमर्श की एक रचना तीनों स्तर पर, एक एकेडमिक स्तर पे, दूसरा इंटेलेक्चुअल स्तर पे, और तीसरा पॉपुलर नैरेटिव, मतलब सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल, इस माध्यम से। तो सभी स्तर पे, तीनों स्तर पर ये अपने नैरेटिव बिल्डिंग की अपनी एक इकोसिस्टम हमको खड़ी करने की आवश्यकता है। ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स है क्या, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसकी व्यवस्थाएं कैसे चलती है, हाउ इट वर्क, ये आज बहुत कम लोगों को अवगत है। इसलिए संघ और विविध संगठनों में, और जितने भी राष्ट्रवादी विचार करने वाली संस्थाएं, संगठन जितने हैं, उन सभी के यहाँ चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि व्हाट इज अल्टरनेट पॉलिटिक्स। ये अगर ठीक से हम करते हैं तो मुझे लगता है इस आंदोलन को हम ठीक से समझ सकेंगे। अगर ठीक से समझ सकेंगे तब हम ये कह सकेंगे कि हम इस आंदोलन को, कनेक्टिंग द डॉट्स जिसको बोला है, फ्रॉम नैरेटिव टू मोबिलाइजेशन, संपूर्ण इस आंदोलन को हम ठीक से समझ सकेंगे और आवश्यक वो करेक्टिव एक्शन भी ले सकेंगे। मेरी दृष्टि से ये आंदोलन के संदर्भ में जितना मैंने रखना था पूरा हुआ। सभी को नमस्ते।